आज से 16 साल पहले 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सिलसिलेवार 5 जगहों पर बम धमाके हुए थे। पुलिस कंट्रोल रूम ने बताया कि करोल बाग में धमाका हुआ है। सूरत में भी बम करीब 28 बम प्लांट किए गए थे। दिल्ली में 9 ब्लास्ट हम करने जा रहे हैं। सिमी जो होती है उसका अगर पहला एस काट दो और लास्ट का आई काट दो तो IM बच जाता है, इंडियन मुजाहिदीन। 19 सितंबर 2008 दिल्ली में बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ। कैसे उसकी जानकारी मिली? 5 नंबरों में से एक नंबर दिल्ली भी आया था और बाटला हाउस के एरिया में रुका था 3 दिन। मोहनचंद शर्मा जो इस केस में हमारे इंस्पेक्टर थे और जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसने इस पे भी काम करना शुरू करा। जब राजनीति होने लगी इस इनकाउंटर पर, आप टीम के लीडर थे, टीम का मोराल क्या था? कपिल सिब्बल साहब और मैं, एक टेबल थी अपोजिट एक दूसरे के बैठे, एंड LG साहब एक साइड पे बैठ गए। उनका जवाब देने के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कि सर अगर आप परमिशन दे तो मैं आपको कुछ दिखाऊं। शाम को उनका मेरे पास फ़ोन आया कपिल सिब्बल जी का, कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्वे कर दिया। रमजान का महीना चल रहा था उस समय, तो रात को देर रात तक ये डिस्कशन हुआ कि भाई रात को सर्च की जाए या दिन में। ये बाटला हाउस में एक L18 बिल्डिंग है, उसके 4th फ्लोर पे ये लोकेट हुआ। बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के जाएंगे, और हमें ये भी श्योर नहीं था कि जब हम सर्च करेंगे तो आदमी वहाँ होंगे या नहीं होंगे। तो 2 लोग एक कमरे में छुपे हुए थे, तो वहाँ उस कमरे में जो था वहाँ भी एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक हेड कांस्टेबल थे राजवीर, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोलियां लगी। वहाँ पर भी एक जो था टेररिस्ट जो था उसको गोली लगी। तो मैंने कहा कि उनको बाहर मत निकलने दो, घेरो उनको, मैं फोर्स मंगा रहा हूँ। जैसे ही ये ईडी में गए, ईडी एक बार अचानक से सुर्खियों में आ गया। जो पकड़ा जाए उसकी बात है, जिसके खिलाफ एविडेंस हो। नमस्कार, आज तक रेडियो के क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आज से 16 साल पहले 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सिलसिलेवार 5 जगहों पर बम धमाके हुए थे और इन बम धमाकों के 6 दिन बाद 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बाटला हाउस में एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा आतंकियों की गोली का निशाना बने थे और शहीद हो गए थे। उस वक्त दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कमान संभाल रहे थे कर्नैल सिंह, जो ज्वाइंट कमिश्नर थे। कर्नैल सिंह ने दिल्ली पुलिस में लंबी सेवा दी। ये ईडी में डायरेक्टर भी थे और ईडी में डायरेक्टर रहते हुए कई जो स्कैम है उसकी जांच की। आज हमारे साथ कर्नैल सिंह हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम बाटला हाउस इनकाउंटर की बात करते हैं। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, शाम के वक्त शायद हुए थे। उस वक्त आप कहाँ थे और कैसे आपको जानकारी मिली थी इन बम धमाकों की? जब ये बम धमाके हुए दिल्ली में, उस समय मैं अपने घर पे था। उस दिन छुट्टी का दिन था। तो पहले तो एक जर्नलिस्ट का फ़ोन आ रहा था मेरे उस पे, बट साइमल्टेनियसली पुलिस कंट्रोल रूम से भी कॉल आ रही थी। तो मैंने जर्नलिस्ट से कहा कि मैं बात करता हूँ, अर्जेंट कोई कॉल लगता है। तो फिर पुलिस कंट्रोल रूम ने बताया कि करोल बाग में धमाका हुआ है। तो मैंने इमीडिएटली अपनी गाड़ी को कहा ड्राइवर को कि तैयार हो, और उस पर बैठ के मैं करोल बाग सबसे पहले पहुंचा। कनॉट प्लेस में भी धमाके हुए थे उस समय, ग्रेटर कैलाश में भी हुए थे, जहां मैंने स्पेशल सेल की टीम्स को डिफरेंट जगह पे भेजा उनको, और ताकि इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली शुरू किया जा सके। तो जब ये बम धमाके हुए थे तो आप जैसे स्पॉट पर गए या अपनी टीम को भेजा, तो क्या पाया आपने? किस तरह का वो धमाका था? क्या क्या था उसमें? करोल बाग में जो ब्लास्ट हुआ था वो एक ऑटो में ब्लास्ट हुआ था, एंड ऑटो के ऑलमोस्ट परखच्चे उड़ गए थे, और वहाँ पर कुछ चीज़ें पेड़ों पर टंगी हुई थी। सीन वहाँ का काफ़ी ख़राब था। मेरे पहुँचने से पहले जो इंजर्ड थे या डेड थे, उनको ऑलरेडी पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी और वहाँ के लोकल लोग जो थे वो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर चुके थे। तो यहाँ पर उसके बाद मेरी टीम आ गई। अभी यहाँ की छानबीन कर रहे थे जगह की, वहाँ पर क्या हो सकता है, किस तरह के एक्सप्लोजिव यूज़ हुआ है। फिर जो है, हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उस समय मिस्टर डडवाल, उनका आया कि हमारा एक टॉप मैनेजमेंट नेट था,
वायरलेस नेट, उस पे बात करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहे थे उस समय। हम्म, तो बात की तो उन्होंने कहा कि कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क में आप आ जाओ। तो मैं वहाँ से फिर वहाँ पहुँचा। वहाँ बेसिकली काफ़ी जर्नलिस्ट भी थे। तो सीपी साहब से बात हुई, तो जर्नलिस्ट को क्या बताना है। तो ये हुआ कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी नतीजा निकलेगा उस पर काम करेंगे। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया नई दिल्ली के, जहाँ पर जो 2 बम थे वो एक्सप्लोडेड पुलिस ने रिकवर कर लिए थे। अच्छा। तो उन बमों को देख के पता लगा कि ये बम जो है ऑलरेडी इसी तरह के बम गुजरात में यूज़ हुए हैं, और इसी तरह के बम जो हैं जयपुर में भी यूज़ हुए थे। जयपुर में 13 मई 2008 को ब्लास्ट हुए थे, और गुजरात में 26 जुलाई 2008 को ब्लास्ट हुए थे। अच्छा। सूरत में भी बम करीब 28 बम प्लांट किए गए थे, लेकिन सूरत के बम जो है एक्सप्लोड नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में एक कैपेसिटर लगाना टेररिस्ट भूल गए थे। तो उससे काफ़ी सेविंग हुई। तो एक क्लियर हुआ मौके से कि ये कहीं ना कहीं गुजरात के उससे कनेक्टेड है। उसके बाद कमिश्नर पुलिस ने रात को मीटिंग बुलाई अपने ऑफिस में, जहाँ पर सारे डीसीपीज और स्पेशल सेल के लोग थे। तो सीपी ने कहा कि केस जो है स्पेशल सेल काम करे इस पे, और सारी डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनकी हेल्प करें। तो यहाँ से हमारा इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली शुरू हुआ। आपने बताया 2008, सबसे पहले तो ये जो 2 बॉम्ब, लाइव बॉम्ब रिकवर हुए थे, ये कहाँ से बॉम्ब रिकवर हुए थे? एक तो ये सवाल है। दूसरा, आपने 2008 की, यानी 2008 में सिलसिलेवार बम धमाके हो रहे थे? ये जो इंडियन मुजाहिदीन हैं, इनके बम करीब 2005 से शुरू हुए थे। अच्छा। उत्तर प्रदेश में बनारस में ब्लास्ट किए इन्होंने, उत्तर प्रदेश में कोर्ट्स में ब्लास्ट किए, देन साउथ इंडिया में ब्लास्ट किए इन्होंने। तो डिफरेंट प्लेसेस पे इन्होंने ब्लास्ट किए थे। लेकिन इनकी इंटेंसिटी अगर हम देखें 2008 में, इंटेंसिटी और जो फ्रिक्वेंसी वो बढ़ गई थी। इन्होंने पहला ईमेल किया था जहां इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया था, जब उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में ब्लास्ट हुए थे। तो ब्लास्ट के टाइम में ही एक ईमेल आया था जो साहिबाबाद के एक पीसीओ जो साइबर कैफ़े है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। इसके बाद इन्होंने हर ब्लास्ट में ईमेल किया। जयपुर ब्लास्ट में इन्होंने ईमेल किया एक दिन बाद, लेकिन जब उस ईमेल में इन्होंने एक अटैचमेंट भी लगाया, वो अटैचमेंट था एक साइकिल पे बम रखा था। अच्छा। जो बम जो है अभी एक्सप्लोड नहीं हुआ था। वहाँ पर जयपुर में साइकिलों पे बम एक्सप्लोड हुए थे। फिर गुजरात में सिमी के कुछ लोग पकड़े गए थे, आई थिंक 15 जुलाई को। उसके बाद इन्होंने एक ईमेल किया था कि भाई आपने गलत लोग पकड़ लिए हैं, हमें कोई टच नहीं कर पाया है। फिर दिल्ली ब्लास्ट के टाइम में इन्होंने, गुजरात ब्लास्ट के टाइम में भी किया था, जो पकड़े गए थे गुजरात में उसके बाद भी किया था, और 5वां जो ईमेल किया था जब दिल्ली ब्लास्ट हुए थे उस समय किया था। इन्होंने उसमें कहा था कि दिल्ली में नो ब्लास्ट हम करने जा रहे हैं। तो कुछ ब्लास्ट जो है हमारे पुलिस वालों ने डस्टबिन में से टाइमली डिस्पोज कर दिए थे, तो इसलिए वो बच गए। बीट कांस्टेबल्स और जो लोकल लोग हैं, उन लोगों का ये मैं कहूँगा बहुत बड़ा काम था लोगों को बचाने में। तो ये इस तरीके से उस दिन जो है ब्लास्ट हुआ। और इंडियन मुजाहिदीन का जब ये नाम आया तो हुआ कि इंडियन मुजाहिदीन है क्या। तो तरह तरह की अटकलें थी। एक अटकल ये भी थी कि इंडियन मुजाहिदीन सिमी जो होती है उसका अगर पहला एस काट दो और लास्ट का आई काट दो तो IM बच जाता है इंडियन मुजाहिदीन। तो ये भी एक सोच थी। एक और चीज़ थी जो बाद में सामने आई। एक्चुअली अगर हम देखें 89 से शुरू करें, जो कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई, जब अफ़गानिस्तान में रशिया ने विड्रॉ करना शुरू किया, रशिया का डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ, तो वहाँ से टेररिस्ट जो हैं काफ़ी लोग कश्मीर में आने शुरू हो गए। अच्छा। इंडियन एजेंसीज ने काफ़ी मेहनत से काम किया। वहाँ से फिर
पाकिस्तान में भी, इससे पहले भी, जब अफ़गानिस्तान में टेररिज्म था तब भी, और इस जब कश्मीर में ज़्यादा शुरू हुआ तब भी पाकिस्तान में इनकी सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई। अच्छा। पाकिस्तान हमारे से जब जो भी वार लड़ा, 1965 में लड़ा, 1971 में लड़ा, तो वो उसको समझ आ गई कि इंडिया से जीत नहीं सकता। हम्म, तो उसका ये कॉन्सेप्ट था, इंडिया को ब्लीड करना है, ब्लीड इंडिया इनटू थाउजेंड्स, और उसके लिए वो सोचते थे कि एक टेररिज्म एक तरीका है। तो वहाँ शेल्टर दिया जा रहा था लोगों को। पाकिस्तान। पाकिस्तान में जैश लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद बाद में क्रिएट हुई थी, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट शुरू कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने इंडिया में भी डिफरेंट प्लेसेस में भी शुरू कर दिया। ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे के आसपास 93 में, हम्म, जो सीबीआई ने उनको सॉल्व किया था, और जिसमें अब्दुल करीम टुंडा हम्म, मेन सस्पेक्ट था, जो इंडिया से भाग गया। उसके साथ ही जली संसारी वगैरह वहाँ पकड़े गए थे। तब इन्होंने फिर लश्कर तैयबा ने इंडिया में काफ़ी ब्लास्ट कराए, दिल्ली और उसके आसपास 42 ब्लास्ट हुए थे 97-98 में, तो वो हमारी टीम ने क्रैक किए थे, और करीब 28 मॉड्यूल टेररिज्म के ऑल ओवर इंडिया पकड़े गए थे उस समय। लेकिन उस समय तक जितने लोग आ रहे थे वो पाकिस्तान से आ रहे थे, पाकिस्तान के रेजिडेंट थे या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रेजिडेंट थे, वहाँ से ट्रेनिंग लेके इंडिया आते थे वो। उसके बाद 9/11 हुआ। हम्म, 9/11 के बाद यूनाइटेड नेशंस ने जो हैं अपने प्रोटोकॉल्स बनाए, और टेरर फंडिंग और टेररिज्म पे एक ऑल ओवर वर्ल्ड जो है एक एक्शन शुरू हुआ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी टेरर फाइनेंसिंग को अपने वो बना लिया एजेंडा, हम्म, और इस वजह से पाकिस्तान को लगा कि हमें डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए, और उसलिए उन्होंने कोशिश की जो इंडियंस हैं उनको ट्रेन किया जाए। स्लीपर सेल का मॉडल। हाँ, ताकि जो भी ब्लेम जाए वो पाकिस्तान पे ना जाए। तो पाकिस्तान अपने को जो बैक पे था उसको डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इंडियन मुजाहिदीन की रचना उन्होंने की। ओह! अब इंडियन मुजाहिदीन ने ये क्लियर हो गया कि जो दिल्ली में सिलसिलेवार 5 बम धमाके वो किए। 19 सितंबर 2008 दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ। कैसे उसकी जानकारी मिली? क्या हुआ था 19 सितंबर को? आपने किताब भी लिखी हुई है उस पर। क्या हुआ था 19 सितंबर 2008 को? कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो राउंड द क्लॉक, चाहे टेररिज्म का केस दिल्ली में हो या बाहर हो, उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है। हुँ, और जैसे जयपुर में ब्लास्ट हुए तो हमने अपनी टीम वहाँ भेजी, हुँ, गुजरात में ब्लास्ट हुए वहाँ टीम भेजी, बेंगलोर में हुए थे वहाँ भी हमने टीम भेजी हुँ, थी, ताकि जो भी क्लूज मिले उनको एक पिरोया जा सके। हुँ, तो गुजरात में कुछ लोग पकड़े गए थे सिमी के, हुँ। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि एक्चुअल इंडियन मुजाहिदीन के लोग कौन थे। ओह! उन्होंने केवल इतना बताया कि ये कुछ लोग आए थे, उन्होंने मोबाइल फ़ोन यूज़ किए, उन मोबाइल फ़ोन का नंबर पता लग गया, पर इंटरेस्टिंगली जो मोबाइल फ़ोन उन्होंने यूज़ किए थे, उन्होंने सिमी वालों से कोई बात नहीं करी, केवल आपस में ही बात करते थे। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये मोबाइल फ़ोन्स डिफरेंट जो एंटी टेरर एजेंसीज़ हैं स्टेट्स की, उन सबको दिए थे, हमें भी वो नंबर दिए थे। उन नंबर पे काम करना शुरू किया गया। तो इन 5 नंबरों में से एक नंबर दिल्ली भी आया था, और बाटला हाउस के एरिया में रुका था 3 दिन। अच्छा। एक तो ये इनपुट इम्पोर्टेंट था। दूसरा इनपुट ये था कि इन नंबरों पे एक कॉल आई थी, इसमें एक नंबर पे, वो 1 सेकंड की कॉल थी। अब जनरली क्या होता है, 1 सेकंड की कॉल तब रिकॉर्ड होती है जब कोई कॉल करे और रिसीवर जो है उसको कट कर दे, यानी ये मिस्ड कॉल नहीं है हुँ, और ये रिसीव्ड कॉल भी नहीं है। हुँ, लेकिन ये कॉल है जिसको आप रिसीव नहीं करना चाहते और अपना ऑफ कर देते हैं। जनरली लोगों ने सोचा कि किसी ने रॉन्ग कॉल की होगी और उसको कट कर दिया, बट मोहन चंद शर्मा जो इस केस में हमारे इंस्पेक्टर थे और जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसने इस पे भी काम करना शुरू करा। अच्छा। ये देखा कि ये नंबर जो था लखनऊ का नंबर था, और जब इसने कॉल की थी इसकी पोजीशन बम्बई में थी।
लेकिन ये गुजरात में नहीं गया कभी। उस नंबर से कुछ कॉल दिल्ली में हुई थी। जो कॉल दिल्ली में हुई थी उस नंबर को दिल्ली पुलिस ने ऑब्जर्वेशन पे ले लिया था। उस नंबर की लोकेशन बाटला हाउस के एरिया में आ रही थी, बट ये यू कांट से कि ये आदमी टेररिज्म में इन्वॉल्व है, क्योंकि इनडायरेक्ट चीज़ें आ रही हैं और फ़ोन पे कुछ ऐसी बात भी नहीं लग रही थी कि कोई इम्पोर्टेंस आप निकाल सकें उससे। 18 सितंबर को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक इंफॉर्मेशन दी करीब 12 बजे के आसपास। हुआ क्या था कि जब उन्होंने गुजरात में बॉम्ब प्लांट किए थे तो टेररिस्ट ने 4 कारों का इस्तेमाल भी किया था। 2 कार उन्होंने अहमदाबाद में रखी थी, 2 कार उन्होंने सूरत में रखी थी हॉस्पिटल्स में बम के साथ। उनका आइडिया ये था कि जब इंजर्ड और उनके फैमिली वाले हॉस्पिटल आए तो हॉस्पिटल में ब्लास्ट हो। ये कारें चोरी हुई थी बम्बई से, नवी मुंबई एरिया से चोरी हुई थी। तो बम्बई पुलिस ने इस पे काम करना शुरू करा और अल्टीमेटली उस चोर को पकड़ लिया। वो चोर को अहमदाबाद लाया गया तो उसने एक घर की निशानदेही की, भी इस घर में बम बनाए गए थे। और उसने ये भी बताया कि 26 जुलाई को जिस दिन ब्लास्ट हुए थे गुजरात अहमदाबाद में, 13 लोग राजधानी से दिल्ली ट्रैवल किए थे। नाउ दिस इनपुट जो हमें दिया गया 18 सितंबर को, तो इसमें एक तरीका था कि आप ये देखें कि कौन कौन लोग बोर्ड किए थे अहमदाबाद से। तो हमने सोचा कि अगर दिल्ली में वापस आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि दिल्ली से ही रिजर्वेशन कराया होगा। तो ये चेक किया गया कि दिल्ली से किस किस ने रिटर्न रिजर्वेशन कराया है। तो उस लिस्ट में 13 ही लोग आए हमारे पास। अच्छा। और बट इन 13 लोगों के नाम और पते सब फेक थे। तो हमारा डाउट और हुआ कि भाई इसका मतलब ये लोग जो दिल्ली से गए थे और दिल्ली से ही रिजर्वेशन रिटर्न कराया था, झूठे नाम से गए थे। तो मोहनचंद शर्मा से शाम को बात हो रही थी तो मैंने कहा कि ये चेक करो क्या जो जिस नंबर को हम डाउट कर रहे हैं, क्या वो नंबर रिजर्वेशन के टाइम में जहाँ से जिस स्टेशन से रिजर्वेशन हुआ था यानी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, तो क्या उसकी लोकेशन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आ रही थी? तो पता लगा यस, उसकी पोजीशन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन थी रिजर्वेशन के टाइम पे। ओहो। फिर इस नंबर और इसके जो ज़्यादा टच में नंबर थे वो चेक किया गया कि भाई ये नंबर्स कहाँ कहाँ घूमे हैं। तो एक और चीज़ नज़र आई कि जब 13 मई को जयपुर में ब्लास्ट हुए तो ये फ़ोन बंद थे सारे। जब 26 जुलाई को अहमदाबाद में ब्लास्ट हुए थे तब भी ये फ़ोन बंद थे। और जब दिल्ली में 13 सितंबर को ब्लास्ट हुए थे तो भी ये फ़ोन बंद थे। तो एक डाउट बहुत ज़्यादा हो गया। इतना ये नहीं कह सकते हम श्योर थे, बट डाउट बहुत ज़्यादा था हो गया। फिर इस आदमी को लोकेट किया गया। ये बाटला हाउस में एक L18 बिल्डिंग है, खलीलुल्लाह मस्जिद है वहाँ पर एक, उसके बराबर में ही है। उसके 4th फ्लोर पे ये लोकेट हुए। रमज़ान का महीना चल रहा था उस समय, तो रात को देर रात तक ये डिस्कशन हुआ कि भाई रात को सर्च की जाए या दिन में की जाए। तो जनरल आइडिया था कि लोग जागे रहते हैं रात को रमज़ान के महीने में, तो इसलिए जो है बेटर रहेगा दिन के टाइम में सर्च करें वहाँ पर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बाटला हाउस में जो L18 था वहाँ पर सर्च डाली गई थी 19 सितंबर को सवेरे। इसमें 2 टीम बनाई गई थी। एक टीम मोहनचंद शर्मा लीड कर रहे थे और दूसरी जो बैकअप टीम थी उसको जो ACP थे संजीव यादव वो लीड कर रहे थे। ना पहली टीम में जो लोग थे ये डिसाइड किया उन्होंने कि बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के जाएंगे। अब रीज़न इसका क्या था बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना जाएंगे? बाटला हाउस जो बड़ा कंजेस्टेड एरिया है और हमें ये भी श्योर नहीं था कि जब हम सर्च करेंगे तो आदमी वहाँ होंगे या नहीं होंगे। सपोज वहाँ वो नहीं है और आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते हैं तो सबको पता लग जाएगा कि पुलिस यहाँ आई थी। और अगर वो नहीं मिले वहाँ पे उस समय तो फिर वो कभी नहीं मिलेंगे। तो उस हिसाब से उन्होंने एक ये डिसीजन लिया और टीम वहाँ गई। 7 लोगों की टीम ऊपर गई थी जिसमें एक जो था
टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर के भेष में था। वेस्ट में। वो पहले ऊपर गया और उसने आवाज़ सुनी अंदर से, तो उसको लगा कि अंदर अब कोई है, तो उसने बाकी टीम को बताया कि वो अंदर हैं। टीम वहाँ गई, मोहन चंद उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने मेन गेट तो जो, अगर हम अब ऊपर जाएं 4th फ्लोर पे, एक तो मेन गेट था और एक साइड गेट था। इन्होंने मेन गेट को नॉक किया, अपनी आइडेंटिटी बताई, हम पुलिस हैं, दरवाज़ा खोलो। अंदर से जो आवाज़ें आ रही थी वो बंद हो गई आने। अच्छा। हाँ, इन्होंने दरवाजे को धक्का दिया लेकिन अंदर से बंद था। इसमें से एक ऑफिसर ने जो साइड दरवाजा था उसको धक्का दिया तो वो खुला था। अच्छा, दरवाजा साइड वाला खुला। हाँ, तो ये अंदर एंटर किए। जब जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, अगर हम इस दरवाजे को देखें तो लेफ्ट साइड पे एक बाथरूम था, फ्रंट में एक रूम था, राइट साइड पे घुसने पे ड्राइंग रूम था, और अगर हम ड्राइंग रूम की तरफ मुड़ जाएं तो फिर लेफ्ट साइड पे किचन थी और उसके पास भी एक कमरा था। तो ड्राइंग रूम से इनके ऊपर गोलियों का अटैक हुआ। अंदर की तरफ से गोली चलने लगी। हाँ, अंदर की तरफ से। इन्होंने भी उसका जवाब दिया। उस पर मोहन चंद और उसके एक दो लोग जो थे वो ड्राइंग रूम में ही एनकाउंटर हुआ। एक दो लोग हमारे किचन का साइड लेके खड़े होकर उन्होंने किया। 2 लोग वहाँ से भागने में सफल हो गए। अच्छा। फायर करते हुए 2 लोगों को इनकी गोली लगी, उसमें मोहन चंद शर्मा को भी लगी थी पेट। गोली लगी, और एक और हमारे हेड कांस्टेबल थे जिनको और गोली लगी। इन दोनों को इमीडिएटली इस टीम ने वहाँ से नीचे से जो दूसरी टीम बुलाई, इन्फॉर्म किया। संजीव की टीम ऊपर आ गई, वो बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह उनके पास थी। अच्छा। तो 2 लोग एक कमरे में छुपे हुए थे। तो वहाँ उस कमरे में जो था वहाँ भी एनकाउंटर हुआ, जिसमें हम एक हेड कांस्टेबल थे राजवीर, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोलियां लगी। वहाँ पर भी एक जो था टेररिस्ट जो था उसको गोली लगी, एंड एक टेररिस्ट जो था वो वहाँ के बाथरूम में छुप गया था, वो पकड़ा गया। मोहम्मद सैफ जो था वहाँ से पकड़ा गया। तो उस दिन ये जो है एपिसोड हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 19 सितंबर 2008 को जब बाटला हाउस में इनकाउंटर हुआ था, मैं खुद भी वहां पर कवरेज के लिए गया था, और वहां जो स्थितियां देखी मैंने कि जब इनकाउंटर हुआ उसके ठीक तुरंत बाद लोगों ने वहां इस इनकाउंटर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जबकि इनकाउंटर हुआ ही हुआ था। यानी कहीं ना कहीं कानून, पुलिस व्यवस्था पर लोगों का भरोसा नहीं था। और जहां तक याद है कि कर्नल सिंह साहब को मैंने उस वक्त देखा था, इनको भीड़ ने घेरा हुआ था। ये जब इनकाउंटर हुआ उसके बाद वहां पर कैसा सीन था, क्योंकि मैंने खुद भी आपको देखा था, मैं बहुत यंग जर्नलिस्ट था उस वक्त, आपको लोगों ने घेरा हुआ था। इनकाउंटर के बाद क्या माहौल हो गया था वहां पर? वो जिस दिन ये एनकाउंटर हुआ था, उस दिन मैं एनकाउंटर के टाइम पे मैं स्पेशल सेल के ऑफिस में था। उस दिन पुलिस हेडक्वार्टर में जो यूनियन होम मिनिस्टर है उनकी विजिट भी थी। क्योंकि हमारी टीम बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रही थी, तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि जी मैं और मेरे डीसीपी आलोक जो हैं वो मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, इसकी हमें परमिशन दे दीजिए। तो उन्होंने उसकी परमिशन दे दी। तो मेरे पास फर्स्ट कॉल आई थी मोहन चंद शर्मा की, जब ये लोग उस घर में जा रहे थे। उस समय उसने मुझे फ़ोन किया कि सर कुछ लोग अंदर हैं और हम अंदर जा रहे हैं। तो मैंने उसको बेस्ट ऑफ लक कहा। मैं एंक्शसली वेट कर रहा था मोहन की दूसरी कॉल आएगी, लेकिन मोहन की कॉल नहीं आई। जो कॉल आई वो करीब 15 मिनट बाद संजीव यादव की आई, और संजीव यादव की उसमें बड़ा चोक्ड वॉइस थी, बिल्कुल जैसे आवाज़ नहीं निकल रही हो उसकी। तो उसने बताया कि सर वो मोहन चंद शर्मा को गोली लगी है एंड टेररिस्ट अंदर है। तो मैंने कहा कि उनको बाहर मत निकलने दो, घेरो उनको, मैं फोर्स मंगा रहा हूँ। मीनवाइल मैंने गाड़ी में मैं बैठ गया, आलोक को भी मैसेज दिया मुझे रास्ते में मिलो, और हम इमीडिएटली वहाँ से रश किया। मैंने सीपी साहब को फ़ोन किया, बट सीपी साहब होम मिनिस्टर के साथ मौजूद थे, मेरा फ़ोन वो नहीं उठा पा रहे थे। मैंने फिर पीसीआर को कहा कि मुझे 5 कंपनी फोर्स इमीडिएटली बाटला हाउस एरिया में चाहिए और 1 प्लाटून कमांडो फोर्स चाहिए। अभी ये बात होकर मैं निकला ही था, फिर इतने में नीरज कुमार जी का फ़ोन आया। वो उस समय स्पेशल सीपी एडमिनिस्ट्रेशन थे कि उन्होंने पूछा कर्नल सिंह क्या हो गया है, तो मैंने उनको हालात बताए। तो उन्होंने कहा मैं अभी इमीडिएटली
फोर्स भेज रहा हूँ, वो डीसीपी साउथ को भी भेज रहा हूँ, हम्म, वो पीएचक्यू में ही है, उनको हम्म, भेज रहा हूँ। हम्म, तो इमीडिएटली हम वहाँ मौके पे पहुँचे। हम्म, तब तक जो संजीव यादव का सेकंड जो एनकाउंटर है जो है वो हो चुका था। गाड़ी खड़ी करके पैदल ही हम जो अगर अगर वहाँ से मौके के लिए चलें तो पहले लेफ़्ट साइड पे खलीलुल्लाह मॉस्क आती है, हम्म, और ये गली एक उसके राइट साइड पे गली है, ये करीब 100 मीटर की लंबी गली है, और जो L18 जो घर था वो करीब बीच में पड़ता है उस गली के लेफ़्ट साइड पे। हम्म, तो शुरू में बहुत भीड़ थी, आवाज़ें भी आ रही थी, लोग नारे लगा रहे थे, तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमारा पूरी इंटेंशन थी कि पहले ऊपर जाके हम्म, पूरा मौका देखें क्या हुआ है, वहाँ पूरा मौका देखें कहाँ गोलियां लगी हैं, कैसे हैं। मीनवाइल इनको एक AK-47 भी जब सर्च कर रहे थे पुलिस, जो स्पेशल सेल की टीम थी, वो भी मिली। आसपास के जो रूम्स थे उनको भी चेक किया गया कि भाई कहीं टेररिस्ट यहाँ तो नहीं छुप गए हैं, जो 2 भागे हैं। उसके बाद में जब नीचे आया तो वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा था। एक हमारे पीआरओ थे उस समय, राजन भगत, हम्म, उनका फ़ोन भी आया कि जी लोग बड़े एजिटेटेड हैं कि जो खलीलुल्लाह मॉस्क है उसमें भी पुलिस सर्च करने वाली है, हम्म, और शायद किसी मीडिया में क्लिपिंग भी आ गई थी। हम्म, तो मैंने उसको कहा कि राजन को कि इमीडिएटली क्लैरिफाई करो कि ऐसा कोई हमारी इंटेंशन नहीं है। एनकाउंटर जो हुआ है वो टेररिस्ट के साथ हुआ है, AK-47 भी है वहाँ पर, और बाकी आगे की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उनको क्लियर बता दो कि मॉस्क से हमारा कोई वो नहीं है। जो एक र्यूमर लोगों ने उठाने की कोशिश की थी, एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, वो हम्म, इमीडिएटली उस समय वहाँ कंट्रोल हो गई थी। हम्म। इस इनकाउंटर के बाद तुरंत, जहां तक मुझे याद है, एनकाउंटर पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। क्या उस वक्त आप फेस कर रहे थे? क्या क्या मतलब क्यों सवाल उठ रहे थे? और आपने और आपकी टीम ने क्या फेस किया था उधर? सी वो टाइम बड़ा मतलब बहुत अच्छा टाइम नहीं था पुलिस के लिए, कहना चाहूँगा। पहली बात तो है कि जब कोई भी एनकाउंटर होता है तो उसमें एक केस रजिस्टर किया जाता है, जो केस एनकाउंटर वाली टीम इन्वेस्टिगेट नहीं करती है, कोई दूसरी टीम इन्वेस्टिगेट करती है। इस केस में भी पहले केस रजिस्टर किया साउथ दिल्ली पुलिस ने, फिर इमीडिएटली वो क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हो गया था। तो उस इन्वेस्टिगेशन में स्पेशल सेल का कोई रोल नहीं है। सेकेंडली, NHRC को रिपोर्ट जाती है 48 आवर्स में, जो मैंने नेक्स्ट डे NHRC को रिपोर्ट भेजी थी। NHRC का अपना डिस्क्रिशन है, वो खुद उसको एनालाइज कर सकती है और रिपोर्ट मांग सकती है। तो NHRC भी ओवरसी करती है चीज़ों को कि कोई गलत तो नहीं हो गया है। इसके बाद इस केस में एक और चीज़ हुई थी कि एक जो टेररिस्ट की डेथ हुई थी, किसी ने उसके बारे में उड़ा दिया कि जी वो 14 साल का है। तो ये जो माइनॉरिटी कमीशन से भी हमारे पास क्वेश्चंस आए, और चाइल्ड राइट्स वालों से भी क्वेश्चन है कि भाई 14 साल का बच्चा एनकाउंटर में कैसे मर गया, हालांकि वो 18 साल से ऊपर था। हमें उसका भी जवाब देना पड़ा, माइनॉरिटी कमीशन को भी जवाब देना था, हाई कोर्ट में भी ये लोग गए। तो आप कितनी जगह जवाब दोगे? आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, इनको जवाब दोगे? एक तो ये इशू है। दूसरी चीज़ जो हुई, वहाँ के वाइस चांसलर थे जामिया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने टेररिस्ट के फेवर में बोलना शुरू कर दिया कि हम इनके लिए फाइनेंसेस अरेंज करेंगे, इनके लिए मुकदमा लड़ेंगे। बड़ी अजीब बात है, आप सरकारी विश्वविद्यालय के हेड हैं, आपका क्या राइट है इस तरह के स्टेटमेंट देने के, एंड विदाउट वेरिफिकेशन। फिर ये 2008 का इशू है, तो सितंबर का, नवंबर दिसंबर में इलेक्शन थे दिल्ली में? 5 स्टेट्स में, अच्छा। एंड 2009 के शुरू में पार्लियामेंट इलेक्शन थे। तो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो गई एनकाउंटर में? एनकाउंटर के ऊपर कि किस तरह से वोट बटोरी जाए, उसके लिए एनकाउंटर पे कमेंट करो। बड़े अजीब अजीब कमेंट लोगों ने किए, और जब पॉलिटिकल लोग कमेंट करने शुरू करते हैं तो फिर लोगों को लगता है इसमें कुछ है। अनफॉर्चुनेटली कुछ सेक्शन ऑफ प्रेस भी अजीब अजीब स्टोरीज लेकर आए। जैसे एक उसमें स्टोरी छपी कि हमें एक विटनेस मिला है, हम्म,
जिसने अपने घर से इस घर का पूरा नज़ारा देखा है। अब ये घर जो है 4 मंजिला है और ये एनकाउंटर 4th मंजिल पे हुआ था। इसके आसपास की सारी बिल्डिंग 2 मंजिल की है। अब 2 मंजिल की बिल्डिंग से 4 मंजिल का कोई नज़ारा देख रहा था और ऐसा विटनेस कभी बाद में आया भी नहीं। फिर उन्होंने कहा जी मोहन चंद शर्मा को जो गोली लगी है वो पीछे से लगी है, 3 गोली लगी हैं, वो भी गलत था। मोहन चंद शर्मा को सामने से गोली लगी थी। फिर उन्होंने कहा जी क्लोज रेंज गोली लगी हैं, वो भी गलत निकला पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से। फिर उन्होंने कहा जी नहीं इसको नीचे ले जाके मारा, फिर ऊपर घसीट के ऊपर लाए। स्टेज पे कोई मार्क नहीं थे घसीटने के। जी टेररिस्ट ने गोली नहीं चलाई। बाद में एक डर्मल नाइट्रेट टेस्ट होता है, जब कोई गोली चलाता है तो उसके हाथों में जो गन पाउडर है उसके कण आ जाते हैं। तो एम्स के डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने उनका हैंड वॉश लिया, हैंड वॉश CFSL भेजा उन्होंने। CFSL की रिपोर्ट आई जो टेररिस्ट थे उनके हाथों में गन पाउडर था। दैट क्लियरली इंडिकेट्स उन्होंने फायर किया। तो सारी चीज़ें उनकी जो लिखा, बट एक सेक्शन ऑफ मीडिया अगर इस तरह की बातें करता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत छाप दी, तो वो एक माहौल अच्छा नहीं था। मेरे पास मेरे सबॉर्डिनेट्स भी आए उस समय, तो बड़ा उन्होंने कमेंट किया कि सर हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं, क्या हमें फांसी पे चढ़ा देंगे ये? तो मैंने कहा चिंता मत करो, हमारे पास फैक्ट्स हैं, हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास सच्चाई है, तो कुछ होने वाला नहीं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चूँकि इस एनकाउंटर के बाद के जो तमाम कवरेज हैं वो मैंने खुद भी देखे थे और अ इंडियन मुजाहिदीन के खूंखार आतंकियों के साथ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मुठभेड़ हुई थी। एनकाउंटर के ठीक बाद एनकाउंटर पर ही सवाल उठने लगे, लेकिन देर शाम जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए, उसके बाद कहीं न कहीं जो सवाल उठाने वाले थे, वो सवाल कुछ देर तक तो खामोश रहे, लेकिन उसके बाद फिर एनकाउंटर पे ढेर सारे सवाल उठने लगे, राजनीति होने लगी। जब राजनीति होने लगी इस एनकाउंटर पर, आप टीम के लीडर थे, टीम का मोराल क्या था? मतलब जैसे आपने बताया कि पुलिस वाले आपके पास आए, बोले देश के लिए हम कर रहे हैं, क्या हमें फांसी पे चढ़ा देंगे? तो क्या मतलब किस तरह का? सी मोरल एक्चुअली डाउन होता है और एक लीडर की यही कोशिश होती है उस समय कि भाई उसका मोरल ठीक रखें। इनके जो लैपटॉप थे और मोबाइल फ़ोन थे टेररिस्ट के, इनसे काफ़ी एविडेंस मिले थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो गुजरात में बस कार में ब्लास्ट हुए थे, ब्लास्ट होने से पहले की हमें वो मिली वीडियो, जो वो कि कौन सा बम उसमें रखा हुआ है, इंटैक्ट कार जो थी ब्लास्ट से ओह! पहले की। गुजरात में जो अहमदाबाद में जो बम इन्होंने प्लांट किए थे, प्लांट करने से पहले उन बमों को इकट्ठा किया गया, एक जगह रखा गया और उनको IM की उसमें रखा गया। जैसे अच्छा। आई बनाया फिर M बनाया उन बमों से, और पीछे उन्होंने गुजराती में लिखा इंडियन मुजाहिदीन अहमदाबाद, और इसका वीडियो बनाया और इसके फ़ोटो बनाए। ये वीडियो एंड फ़ोटो इनके लैपटॉप से मिले टेररिस्ट के। बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स मिले, बहुत सारे ऐसी वीडियोस मिली जो लोगों को टेररिस्ट में ज्वाइन करने के लिए उकसा सकती हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उस तरह की वीडियो मिली। तो वहाँ से एविडेंस मिले, फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, फिर डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, ये सारी चीज़ें मिलके हमारे पे हमें बड़ा कॉन्फिडेंस था कि एनकाउंटर पे सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। और हम इन एविडेंस को लेके, फॉर एग्जांपल मैंने बताया जामिया के जो VC थे, मैं और आलोक, मैंने आलोक से कहा कि टाइम लो, आलोक हमारे DCP थे उस समय के, तो मैंने कहा हम प्राइवेट गाड़ी में जाएंगे, सरकारी गाड़ी में नहीं जाएंगे। तो हम दोनों प्राइवेट गाड़ी में VC से मिलने गए। VC को हमने एविडेंस दिखाए, उसके बाद VC चुप हो गए, उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इस तरह से हमें कई लोगों के पास जाके एक्सप्लेन करना पड़ा कि जो आप सोच रहे हैं वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इस सिलसिले में एक और चीज़ हुई। एक दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, जो उस समय LG थे, मुझे फ़ोन किया कि तुम मेरे घर आ जाओ कल सवेरे, एंड कपिल सिब्बल जी मिलना चाहते हैं। हुँ। और फ़ोन रखते हुए उन्होंने कहा कि भाई तैयार होके आना। तैयार होने का मतलब है एविडेंस के साथ आना। हुँ। तो मैंने अपने लैपटॉप पे पूरे जो चीज़ें थी दिखाने की वो उसमें रख ली। तो वहाँ पर
कपिल सिब्बल साहब और मैं, एक टेबल थी अपोजिट, एक दूसरे के बैठे, एंड एलजी साहब एक साइड पे बैठ गए। एलजी साहब ने, हमारी जो इनकी मीटिंग थी सिब्बल साहब के साथ, वो करीब 1 घंटे चली होगी। एलजी साहब ने कोई इंटरफियर नहीं किया, कोई वर्ड नहीं बोले। कपिल सिब्बल साहब ने सबसे पहले जो अखबारों में चीज़ें आ रही थी वो निकालना शुरू करा। जैसे एक के सिर पे गोली लगी थी, तो उन्होंने कहा, यह समझाओ सिर पे गोली कैसे लगी है। तो मैंने उनको पहले नक्शे का मौका बनाया, उनको बताया कि कैसे कैसे एक एक चीज़ हुई, फिर उनको बताया कैसे गोली लगी। फिर उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अखबारों में लिखा है, तो मैंने बताया कि जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अखबारों में लिखो गलत है, एक्चुअल पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो डिफरेंट है। उनके फिर जितने भी सवाल थे, उनका जवाब देने के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कि सर अगर आप परमिशन दे तो मैं आपको कुछ दिखाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक दिखाओ। तो मैंने फिर अपने एविडेंसेस उनको दिखाए। एविडेंस देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैं कन्विंस्ड हूँ कि एनकाउंटर जेन्युइन है। उन्होंने एक और बात की कि मैं पीएम को बताऊंगा जाके, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, शाम को उनका मेरे पास फ़ोन आया, किसका? कपिल सिब्बल जी का, अच्छा। कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को कन्वे कर दिया है कि ये एनकाउंटर जेन्युइन है। तो चीज़ें हुई हैं, बट अगर आप प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट सर्टेनली ऐसी चीज़ें माहौल को ख़राब करती हैं। उसके बाद एनएचआरसी ने अपनी असेसमेंट किया पूरे केस का, उसका एग्ज़ामिन किया, जो लोग एलिगेशंस लगा रहे थे उनको भी मौका दिया, और उन्होंने सारी चीज़ देखने के बाद कहा ये एनकाउंटर जेन्युइन है। एनएचआरसी की रिपोर्ट के खिलाफ कुछ लोग फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। तो एक तरह से क्लियर हो गया कि एनकाउंटर जेन्युइन है। सवाल ये भी उठा था, 2 आदमी कैसे भाग सकते हैं, ये भी झूठ है, पुलिस ने झूठा लगाया है। लेकिन बाद में वो दोनों पकड़े गए और उन दोनों को हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट ने सजा भी दे दी है। उनकी पिटीशन अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। तो जो सवाल थे वो सारे के सारे जो हैं उनके जवाब आ गए लोगों के सामने। इस दौरान एक और चीज़ इंटरेस्टिंग हुई, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स एंड कुछ एनजीओज जो हैं, उन्होंने एक सभा की बाटला हाउस एरिया में। अच्छा। और उसकी प्रोसीडिंग्स भी निकाली, किस आदमी ने क्या कहा वहाँ पे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई भी आदमी वो मौके पे नहीं था, तो क्या क्या बोल रहे थे वो, सुनी सुनाई बात। और फिर ये लोग जो हमारे, जिनको हम कहते हैं पढ़े लिखे लोग, वो बिना बात की एलिगेशन लगा रहे थे। तो हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं। इसलिए मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि हमारे देश में टेररिज्म के खिलाफ एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, और उसमें ये होना चाहिए कि टेररिस्ट के अरेस्ट में, एनकाउंटर में अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो उसके पास एविडेंस होना चाहिए, बिना उसके, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई और आदमी हो, ही शुड नॉट मेक जस्ट एलिगेशंस अगेंस्ट दैट। तो एक वो भी एक जरूरी है देश के लिए। आपने बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपकी, कि एलजी के यहाँ कपिल सिब्बल आपको बुलाए। जी तो जब कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता थे, जी तो जब वो पूरी तरह से श्योर हो गए, उन्होंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री को मैं ये सारी बातें बताऊंगा, उसके बाद मुझे याद है कि कांग्रेस के एक नेता, शायद सलमान खुर्शीद थे, वो बोले कि सोनिया गांधी रोईं। उसके बाद दिग्विजय सिंह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, बाटला हाउस गए, वो सब फर्जी इनकाउंटर है। वो फिर ये कैसे, मतलब आपने फिर कपिल सिब्बल से पूछा नहीं कि भाई आपको एविडेंस नहीं, दे दिए देखिए, फिर? ये सलमान खुर्शीद ने नेक्स्ट इलेक्शन में बोला था। अच्छा। अब जब भी इलेक्शन आते हैं कुछ लोग बोलते हैं, उनका एम डिफरेंट है, उनका एम है वोट लेना। अब यही मैं कह रहा हूँ, उनका एम ये तब ख़त्म हो सकता है जब हमारी नेशनल पॉलिसी बने। दिग्विजय सिंह ने जरूर शोर मचाया था उसी समय। इवन ममता बनर्जी ने बाटला हाउस में एक मीटिंग की थी और उसमें नेगेटिव बोला था, और भी लोग थे जो बोल रहे थे। और लेकिन कौन कौन से लोग, नाम बताना चाहेंगे आज, लोगों को पता चले? नहीं, अभी पूरे नाम तो ध्यान नहीं है मुझे, बट मेन तो यही 2 लोग के नाम ध्यान आते हैं, दिग्विजय सिंह का और ममता बनर्जी का। लेकिन बहुत से और लोग भी थे पॉलिटिकल जो जैसे थे। दिल्ली की अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो दिल्ली की पॉलिटिक्स वाले भी फर्स्ट इलेक्शन में बोले थे, उसके बाद बोलना बंद कर दिया। कौन कौन से लोग थे? ये
आम आदमी पार्टी वाले भी बोले थे अपने फर्स्ट इलेक्शन में, अच्छा बट उसके बाद आई थिंक इन्होंने बोलना बंद कर दिया इस बारे में। सर, एक आतंकियों पर जब आतंकी हैं इन मतलब वो मारे गए और उसके बाद उल्टा पुलिस पर ही क्वेश्चंस, मतलब कौन-कौन से लोग, क्या आपको लगता है कि वो कौन लोग थे जो इतना बड़ा एनकाउंटर हुआ उसमें इंडियन मुजाहिदीन के लोग मारे गए? आपको क्या लगता था कि क्या ये वेल प्लान मैनर में पुलिस पर अटैक किया जा रहा था या क्या था? आपको क्या लगा था उस नहीं वक़्त? नहीं, ये बेसिकली मैं इसको केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स कहूँगा, इसके फालतू ही कुछ नहीं था। और जहाँ तक इसका फॉल आउट है, फॉर एग्जांपल देखें कि जब ये एनकाउंटर हुआ, इससे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो हमने सबको दी, हुँ, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडियन मुजाहिदीन का वजूद ही ख़त्म हो गया। अच्छा, इस एनकाउंटर का जो इम्पैक्ट था, जो ब्लास्ट हो रहे थे, ब्लास्ट बंद हो गए। इनके कुछ लीडर पाकिस्तान भाग गए, अच्छा, वो अब जिंदा हैं या नहीं किसी को नहीं पता। कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये मर चुके हैं, बाकी जो इंडिया में रहे वो सारे पकड़े जा चुके हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि पूरा जो जो ये कहता था इंडियन मुजाहिदीन अपनी चिट्ठियों में कि हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, हमें कोई पकड़ नहीं सकता, और इंटेलिजेंस ब्यूरो को वो बोलता था कि इग्नोरेंस ब्यूरो, इस तरह के वो मतलब हंसी मजाक उड़ाता था, वो पूरा का पूरा नेस्ताबूद हो गया। तो बाटला हाउस एनकाउंटर से जो एक टेररिज्म को ख़त्म किया गया है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट पड़ाव था हमारी कंट्री के एंटी टेररिज्म एस्पेक्ट में। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि 2008 में देश के कई इलाकों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बैंगलोर, इन तमाम जगहों पर लगातार सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके हो रहे थे, लोगों की जान रही थी। ट्रेन में बम धमाके हो रहे थे। 2005 से ये सिलसिला शुरू हुआ था, 5, 6, 7 और 2008 तक, और लगातार बम धमाके हो रहे थे, एजेंसियों पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन 19 सितंबर 2008 को जो एनकाउंटर हुआ, जैसा कर्नैल सिंह साहब बता रहे हैं, उसके बाद से देश में बम धमाके होने बंद हो गए। तो ज़ाहिर-सी बात है, बम धमाके बंद हो गए यानी यही लोग कर रहे थे? नहीं, वो तो एविडेंस भी मिले, मैंने आपको बताया काफ़ी एविडेंस मिले हैं उसमें। हुँ, और जयपुर के केस में कन्विक्शन भी हो गया है, हुँ। एक साउथ के केस में कन्विक्शन हो गया है, और केसों का भी ट्रायल चल रहा है। एक इसमें आजमगढ़ मॉड्यूल भी आया था। क्या था आजमगढ़ मॉड्यूल? जो दिल्ली में मॉड्यूल था, जो 13 लोग की बात कर रहे थे और हुँ, ये ग्रुप था, हुँ, ये सारे जो लोग थे आजमगढ़ से आए हुए थे, हुँ। आजमगढ़ को बिलोंग करते थे, इसलिए इसको आजमगढ़ मॉड्यूल कहा जाता है। अच्छा। इनका एक आजमगढ़ मॉड्यूल था, एक महाराष्ट्र में भी इनका एक मॉड्यूल था, महाराष्ट्र का। हुँ, तो 2 मॉड्यूल काम कर रहे थे, हुँ, और इनको जो कंट्रोल कर रहा था वो आमिर रजा खान था, हुँ, जो दुबई में रहता था। सॉरी, दुबई नहीं, सऊदी अरेबिया में रहता हुँ। था वो, और वहाँ से इनको कंट्रोल कर रहा था। तो जो आजमगढ़ के थे उसको आजमगढ़ मॉड्यूल कहा गया, और ये सारे लोग पढ़े लिखे थे। इवन सिमी वालों ने जो गुजरात में स्टेटमेंट दिया उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही हुँ, कि ये इंडियन मुजाहिदीन वाले हमसे थोड़ा डिफरेंट हैं, हुँ। वो पैंट शर्ट पहनते हैं, अच्छा। और ज़रूरी नहीं है नमाज पढ़ें, वो हुँ, पढ़े लिखे लोग हैं। सी अगर हम टेररिज्म को देखें, 2 तरह के लोग, जो पहले, अगर हम इससे पहले देखें, इंडियन मुजाहिदीन से पहले जो टेररिस्ट थे, वो मदरसा ओरिएंटेड थे, अच्छा। या तो मदरसे से पिकअप किए गए थे। जैसे अब्दुल करीम टुंडा क्या करता था, वो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में दोनों जगह तकरीर करता था मदरसों में, और फिर वो स्पॉट करता था कि कौन आदमी ऐसा लग रहा है मुझे देखने में कि जो मेरी बात को ज़्यादा ध्यान से सुन रहा है, उसको फिर अलग मीटिंग में बुलाता था, उसको फिर वो मोटिवेट करता था टेररिज्म ज्वाइन करने के लिए, फिर ट्रेनिंग पे भेजता था। तो वो डिफरेंट टाइप्स का मॉड्यूल था, ये डिफरेंट टाइप्स का मॉड्यूल है। इनमें सारे लोग जो थे पढ़े लिखे थे। अच्छा, क्या उसमें कुछ जो टेररिस्ट थे वो क्या जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे स्टूडेंट क्यों कर रहे थे इनको शुरुआत में? कि सारे स्टूडेंट कुछ हैं, ये निर्दोष हैं? कुछ इसमें जामिया में भी पढ़े थे, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़े थे। अब सारे पढ़े लिखे थे इसमें। हुँ, अब अब ये बात आ रही कि जैसे इसमें देखें, एक पीर बॉय था, हुँ, वो कंप्यूटर फील्ड में हाईली एजुकेटेड था, हुँ, बहुत अच्छी सर्विस कर रहा था, हुँ,
और उसने अपने रिज़ाइन कर दिया सर्विस को। अपने रेजिग्नेशन लेटर में क्या लिखा, आई एम रिज़ाइनिंग फॉर ए हायर कॉज। अब इतना पढ़ा लिखा आदमी भी कैसे पता नहीं जो मोटिवेट हो जाते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। अच्छा, आपने बताया कि एक सैफ नाम का टेररिस्ट पकड़ा गया था, मोहम्मद सैफ मोहम्मद सैफ। जी। क्या बताया किस तरह से प्लानिंग वगैरह कुछ याद हो? हाँ, उसने पूरी डिटेल दी। मोहम्मद सैफ जो था, जो इनका जो आजमगढ़ मॉड्यूल का हेड था, आतिफ, हम्म, तो आतिफ के साथ शुरू से एसोसिएटेड था, तो उसने पूरी इनका बताया कि कहाँ कैसे ब्लास्ट किए, थोड़ा डिटेल उसने दी थी, कौन कौन साथी हैं, कौन किस किस ने कहाँ ब्लास्ट किए, वो सारा उसने बताया था। अच्छा, मेरे एक आखिरी सवाल इस एनकाउंटर पे ये है कि लगातार तो ये बम धमाके कर रहे थे 2005 से, कभी भी पकड़े नहीं जा रहे थे। पकड़े कैसे गए, मतलब क्यों पकड़े गए और कैसे पकड़े गए ये? देखिए, पकड़े गए बिकॉज एक तो चोरों से कनेक्शन किया, हम्म, चोर से कनेक्शन किया, तो जो क्रिमिनल वर्ल्ड है वो डिफरेंट है। हम्म, अधिकतर टेररिस्ट ना कभी क्रिमिनल का सहारा नहीं लेते। फर्स्ट हम्म, टाइम गुजरात में उन्होंने क्रिमिनल का सहारा लिया। हम्म, इससे पहले इनके लोग पकड़े गए। अगर हम यूपी में देखें, यूपी में जो लॉजिस्टिक इनको सब प्रोवाइड करते थे वो हुजी के लोग थे। हम्म, वो यूपी पुलिस ने पकड़े थे इससे पहले, लेकिन हुजी के लोग बता नहीं पाए कि ये कौन है। सिमिलरली गुजरात में जो पकड़े गए लॉजिस्टिक देने वाले थे, जो सिमी के लोग थे, लेकिन वो भी इनके बारे में नहीं बता पाए। यानी ये अपनी आइडेंटिटी को बड़े कंसील करके रखते थे। झूठे आईडी कार्ड बनाए हुए थे डिफरेंट नाम से, झूठे वोटर आईडी कार्ड थे। तो इनकी पूरी कोशिश थी कि इनको पता ना लग सके। जैसे जो लखनऊ में पकड़ा गया था हुजी का आदमी, उसको नाम भी गलत पता था इसका, आतिफ का, हम्म। और ना एड्रेस पता था ना कुछ पता था। तो ये लोग अपनी आइडेंटिटी को, अपने मूवमेंट्स को किसी को बताते नहीं थे, और ये रीज़न था कि वो नहीं पकड़े जा रहे थे। ये कर क्यों रहे थे? क्या इनको ये जो जो तमाम लड़के थे, इनको किस तरह से मोटिवेट किया जा रहा था? क्यों ये बम धमाके कर रहे थे? कि मोटिवेशनल का जो मटेरियल था इसमें, एक तो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो फोटोज़ थे, पर्टिकुलरली इनके ये इम्प्रेशन था कि मुस्लिम को डिफरेंट कंट्रीज़ में तंग किया जाता है, मारा पीटा जाता है। गुजरात के काफ़ी फ़ोटो थे इनके पास, गुजरात दंगे के। हाँ, उसको यूज़ कर रहे थे ये। और साथ में जो एक कॉन्सेप्ट है, अपनी कुर्बानी दोगे, अपनी जान दोगे। अगर किसी भी मुस्लिम पे कोई अटैक होता है या कुछ होता है या जाती होती है, तो हमें अपनी जान भी दे देनी चाहिए। मैं वर्ड भूल रहा हूँ उसका। एंड उसके फ़ायदे हैं, मरने के बाद जो है काफ़ी सहूलियत होती है। लोग कहते हैं कि 72 हूरें मिलती हैं, और मतलब एक इंटरप्रिटेशन है। आई एम नॉट सेइंग कि एक करेक्ट इंटरप्रिटेशन है, लेकिन इनको सिखाया जाता है। और यही नहीं, आप रिकमेंड भी कर सकते हो अपने पेरेंट्स वगैरह को स्वर्ग दिलाने के लिए। तो ये सब फिलॉसफी ये एक फ़िलॉसफी है। फिर पास्ट का उनको वो दिया जाता है कि पास्ट में भी जो है लोगों ने किया और उनको ये फ़ायदे हुए। तो एक तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है। सर, अब हम आपके दिल्ली का जो दिल्ली पुलिस का कार्यकाल है उस पर फिर बाद में दोबारा आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कर्नैल सिंह दिल्ली पुलिस में रहने के बाद ईडी में गए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय। और जैसे ही ये ईडी में गए, ईडी एक बार अचानक से सुर्खियों में आ गया, क्योंकि इसके पहले सुर्खियों में नहीं होता था। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि ईडी पर आजकल काफ़ी चर्चा में है, ये लगते हैं कि भाई ईडी पर तमाम आजकल आरोप लग रहे हैं कि भाई जानबूझ के टारगेट किया जाता है। आप क्या बताएंगे ईडी के बारे में? ईडी कैसी संस्था है, कैसे फंक्शन करती है? पहले तो मैं पिछले सवाल में आपने जो पूछा था, हम्म, वो जिहाद वर्ड है, मैं ध्यान नहीं आ रहा था। तो जिहाद के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, लेकिन इन लोगों को मीनिंग बताया जाता है जिहाद का कि दूसरों को मारना और खुद मरना। अच्छा, काफिरों को मारो, हाँ, खुद मरना। yes. हाँ, अब बात अब करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगर हम बात करें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 3 तरह के एक्ट्स को डील करता है। पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट,
दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और तीसरा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ना अगर हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लें तो इसमें जब तक कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन ना हो, गलत ना हो, तब तक किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। सेकंड आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। नो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई भी केस को तभी रजिस्टर कर सकती है जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस अलग से रजिस्टर हुआ हो, जिसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस या शेड्यूल ऑफेंस। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें 3 शेड्यूल दिए हुए हैं, जिसको ABC शेड्यूल बोलते हैं। उसमें करीब 29 एक्ट्स का जिक्र है और उसमें 160 सेक्शंस दिए हुए हैं। उन सेक्शंस में केस ईडी रजिस्टर नहीं करती है, उन सेक्शन में केस CBI करेगी, लोकल पुलिस करेगी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस करेगा, दूसरी एजेंसीज करती हैं। तो ईडी का जो वो है, पहली बात कि ईडी अपने आप कोई केस ले लेती है PMLA का, वो ठीक नहीं है। PMLA का केस तभी ले सकते हैं जब कोई दूसरा केस शेड्यूल ऑफेंस में किसी दूसरी एजेंसी ने रजिस्टर किया। तो इसलिए ये एलिगेशन लगाना कि ईडी किसी के पीछे पड़ जाती है, किसी पे कोई केस रजिस्टर होगा तभी पीछे पड़ेगी, और केस भी ईडी ने नहीं, किसी और एजेंसी ने रजिस्टर किया होगा। नहीं तो इस पे आरोप लगता है ना, खास तौर से कि सरकार के इशारे पर ईडी और CBI दोनों काम करती हैं। आपको लगता है आप कि जितने लोगों पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक्शन लिया वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल, इकोनॉमिक क्रिमिनल एक्टिविटी में कहूँगा, वाइट कॉलर क्राइम में इन्वॉल्व थे। अब तो अगर आप ये कहें कि और चोर नहीं पकड़े जाते, मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, ऐसे कई बार लोग बोलते हैं कि फलाना चोर को नहीं पकड़ा। जो पकड़ा जाए उसकी बात है, जिसके खिलाफ एविडेंस हो उसकी बात है। तो इसलिए जो लोग ईडी एक्शन ले रही है, सर्टेनली वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे और इसीलिए वो एक्शन ले रही है। आप जब ईडी में थे तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख केस थे जो आपने हैंडल किए और क्या वो चैलेंजेस होते थे? देखिए, फाइनेंशियल क्राइम जो है वो सारे जो है, एक तो इन्वेस्टिगेशन का चैलेंज है, एक मोस्ट ऑफ देम बहुत पावरफुल लोग होते हैं, पॉलिटिकली पावरफुल हो सकते हैं, फाइनेंशियली पावरफुल हो सकते हैं, सोशली पावरफुल हो सकते हैं। तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि केस आगे ना बढ़े, एडजमेंट लेना। तो मेहनत तो उसमें लगती है केसेस में, लेकिन जब केस बन के आता है तो उस केस में एविडेंसेस भी सामने आते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस में जब चीज़ें आती हैं वो एक ट्रेल बन जाती है, और उस ट्रेल में बहुत क्लियर कट आता है कि इस आदमी ने किस तरीके से पैसों को, जिसको हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट किया। तो जैसे ये थे केसेस, 2G का तो मैंने ट्रायल देखा था, इन्वेस्टिगेशन मेरे से पहले हो चुका था। कोल ब्लॉक के केसेस थे, देन छगन भुजबल का केस था, मतलब पॉलिटिकली भी कई केस थे। देन नारकोटिक्स से रिलेटेड केस थे, जो पंजाब में जो नारकोटिक्स के केस थे, जिसमें ये भी आया था कि कनाडा के तीन जो हैं ड्रग वाले, एक पॉलिटिशियंस के यहाँ के रुकते थे, उसकी कार यूज़ करते थे। अच्छा। तो इस तरह के केस भी थे। नीरव मोदी और विजय माल्या के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आपने की, क्या गड़बड़ी पाई गई और कैसे भाग गए दोनों? देखो, ईडी के पास केस आने से पहले ही वो भाग चुके थे। अच्छा। एक्चुअली इवन मैं ये कहूँगा कि CBI के पास केस आने से पहले ही वो भाग चुके थे। अच्छा। इनका मॉडस ऑपरेंडी बड़ा अजीब था। इन्होंने जो ब्रांच थी पंजाब नेशनल बैंक की, उसमें एक आदमी को पटाया हुआ था। ये जो है फॉरेन कंट्री में जो उसकी ब्रांच थी पंजाब नेशनल बैंक की, वहाँ से डायरेक्शन देते थे कि इनको लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतने का दे दिया जाए। अब डिफरेंट वो हैं, इनका एक कोर डाटाबेस होता है, कोर डाटाबेस में वो नहीं डालता था। अगर कोर डाटाबेस में चीज़ें नहीं आई तो ये नहीं पता लगता नीरव मोदी ने पैसे लिए हैं मेन। तो ये वायर के थ्रू फॉरेन कंट्री में जाती थी, वहाँ से वो पैसे ले लेते थे। अब ये क्या करते थे, नेक्स्ट टाइम पैसे तो वापस नहीं करते थे। पहली बार सपोज इन्होंने 5 करोड़ लिए, तो दूसरी बार 8 करोड़ का वो करते थे। 8 करोड़ में से 5 वापस कर दिए, अब 8 करोड़ बढ़ गए।
इस तरह से इनका बढ़ते बढ़ते काफ़ी पैसा इनके खिलाफ हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, ये जो ऑफिसर था पंजाब नेशनल बैंक का, ये काफ़ी टाइम तक उस ब्रांच में पोस्टेड रहा जो अगेंस्ट पॉलिसी है। ये शायद रिटायर हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, इसकी जगह नया आया। नए को भी उन्होंने अप्रोच किया, उसने कहा ये तो गलत है, उसने ऊपर इन्फॉर्म कर दिया। यहाँ से इनका भेद खुला कि ये लोग किस तरह से बैंक से मिलके किस तरह से बैंक के पैसों को इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा, इन्होंने एक ब्रांड बनाया था अपने डायमंड्स का। इंटरेस्टिंगली जब उन्होंने इनके डायमंड सीज़ किए, एक जगह डायमंड सीज़ किए, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 3800 करोड़ की वैल्यू के बताए इन्होंने। उसकी वैल्यू करीब 25-26 करोड़ निकली। यानी डायमंड असली नहीं बेच रहे थे, डायमंड भी फर्जी बेच रहे थे, और लोगों को सडनली जो खरीद रहा था उसको नुकसान हुआ होगा इस चीज़ का। सर, आपने 1984 दंगे के जो आरोपी हैं कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को डांटा फटकारा था, आपकी बहस हो गई थी, क्या हुआ था? जी, उनके साथ कई एपिसोड हुए थे। जो फाइनल एपिसोड था वो मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं कुछ लोगों को भेज रहा हूँ, इनका काम कर देना। तो जनरली क्या होता है, कोई भी फ़ोन करता है तो उसको टाइम दे देते हैं, या नहीं भी देते तो 11 बजे ऑफिस में मैंने मिलने का टाइम रखा हुआ था, कोई भी कंप्लेनेंट तो वो आ सकता है। तो ये लोग आए, बट इनकी मंशा गलत थी। मुखर्जी नगर में एक प्रॉपर्टी थी, उसको कब्जा करना चाह रहे थे, और ये चाहते थे पुलिस कुछ ना करे। तो मैंने इनको डांट के भगा दिया। थोड़ी देर बाद इनका फ़ोन आया टाइटलर साहब का कि तुमने मेरे आदमी को भगा दिया डांट के। तो मैंने कहा सर वो गलत काम करना चाह रहे थे, वो लैंड ग्रैबर है। तो उन्होंने कहा कि मेरे आदमी है, तो मेरे आदमी से ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? तो मैंने कि सर मैं तो ऐसे ही करूँगा अगर कोई आदमी गलत काम करेगा, अगर कब्जा करेगा ज़मीन पे, मैं कैसे उसको अपने रूम अपने यहाँ बुला के उसको और उसके लिए फ़ोन करूँगा, मेरे बस की तो ऐसा है नहीं। तो उन्होंने कहा जी पुलिस वाले करप्ट होते हैं, पैसे लेके काम कराते हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कि सो यू आर। तो मैंने फिर इमीडिएटली सीपी साहब को बताया, निखिल कुमार जी सीपी थे, मैंने कि सर ये हो गया है मेरे साथ। थोड़ी देर बाद निखिल कुमार जी का भी फ़ोन आया, कह रहे टाइटलर मेरे से मिलने आ रहा है। ही वॉज मिनिस्टर दैट टाइम। खैर उसने कहा कि मैं तीन बार का मिनिस्टर हूँ और मेरे साथ ये इस तरह का बिहेव हुआ है, बट सीपी ने डिड नॉट बच। फिर कुछ दिन बाद सीपी साहब ने मुझे बताया कि उन्हें होम मिनिस्टर के यहाँ बुलाया गया था, एंड टाइटलर कहा था कि इनको दिल्ली से बाहर भेजो। सीपी ने सारी बात बताई, तो होम मिनिस्टर ने भी कहा इनसे कि भाई ये तरीका है आपके बात करने का। और सीपी साहब ने कहा सर उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, उसको हम हटाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। ही सपोर्टेड मी टोटली, एंड उसका मेरे पे मतलब कोई ना तो कोई मेरा ट्रांसफ़र हुआ ना मेरा कुछ हुआ। एक सवाल आपसे, अगर आपको गुजरात एसआईटी इशरत जहान केस में, हाँ इशरत जहाँ जी, केस में, उसमें आपको बुलाया गया हाँ था? मैं चेयरमैन था उसमें एक टाइम के लिए। क्या मतलब उसमें आपने किया, नतीजा क्या? नहीं, उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, बट मीनवाइल मेरा ट्रांसफ़र मिज़ोरम हो गया था, और मिज़ोरम गवर्नमेंट ने मुझे परमिशन नहीं दी थी कंटिन्यू करने की। अच्छा, हाँ, तो फिर मेरी जगह और लोग आए, मतलब इशरत जहाँ का जो इनकाउंटर हुआ था जी उसमें एसआईटी का चेयरमैन आपको बनाया जी गया, फिर आपका ट्रांसफर मिजोरम हो गया। मिज़ोरम हो गया था। सर आपका करियर इतना लंबा रहा। अच्छा, आपके जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में रहे तो आपके नेतृत्व में 100 से ज़्यादा इनकाउंटर तो हो ही गए होंगे। हाँ, करीब मेरे ख्याल 84-85 के। 84-85। कोई ऐसा इनकाउंटर जो आपको याद हो, जो जो अजीब सा हो, यूनिक हो, चैलेंजिंग हो? मतलब कई हमारी टीम एक गई थी इसमें कश्मीर में, एक टेररिस्ट को पकड़ने। हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी उस पर कि ये किस घर में छुपा हुआ है। कश्मीर पुलिस की हेल्प ली गई उसमें, और जॉइंट ऑपरेशन हुआ। ये कश्मीर में जिस घर में रुकते हैं ना, उसमें एक हिडन कमरा बना लेते हैं। तो फायरिंग हुई हमारी टीम और उनके बीच में, तो 2 टेररिस्ट जो थे वहाँ से भाग गए, पीछे दरवाजे से भाग गए। रात का टाइम था। जो पकड़ा गया वहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताने लगा कि मैं फलाना हूँ ढिकना। तो फिर मेरी बात हुई
तो मैंने कहा एक बार पीछे पूरा चेक करवाओ, रोशनी वोशनी ले जाके, क्योंकि ऐसा इम्प्रेशन वो लोग दे रहे थे कि जैसे ये टेररिस्ट नहीं थे। हम्म, पुलिस को भी लगने लगा था वहाँ की। लेकिन जब पीछे चेक किया गया तो एक तो मिल गया वहीं पे, डेड मिला है पीछे जो है, और एक काफ़ी दूर जाके इंजर्ड कंडीशन में मिला। हम्म, तो एनकाउंटर्स में इस तरह की चीज़ें। एक और हुआ था जिसमें हमारा सब इंस्पेक्टर था मेहताब, हम्म, आई थिंक पानीपत का केस है ये। हम्म, हमारी टीम गई थी एक क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, उसमें एनकाउंटर हुआ, उसमें क्रिमिनल तो मारा गया, साथ में मेहताब को भी गोली लगी, जिसमें मेहताब को बच नहीं पाया वो उन गोलियों से। हम्म, तो इस तरह के भी एनकाउंटर हुए हैं। एक केस हुआ था, हमारी टीम गई थी मणिपुर। दिल्ली में एक मर्डर हुआ था जो मणिपुर के वो टेररिस्ट ने किया था, और उनमें से कुछ को वहाँ की पुलिस ने पकड़ लिया था, तो कस्टडी में थे, तो हम हम्म, उनकी कोर्ट से कस्टडी लेनी थी। तो जिस दिन उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, हमें कस्टडी लेनी थी, तो जो मेरी टीम ने बताया कि उन टेररिस्ट ने बड़े नए जूते पहने हुए थे। तो इन्होंने कहा भी नए जूते कस्टडी में कहाँ से आ गए इन पे। तो एक कांस्टेबल ने बताया कि जी ये सारे लोग मिले हुए हैं और एक गाड़ी बाहर खड़ी है, जब आप कस्टडी में उसको लोगे कोर्ट से तो कोर्ट के बाहर भी होगी है, फिर आपके ऊपर अटैक करेगी। ओह, तो सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र लीड कर रहा था उस टीम को। तो इन्होंने मुझे बताया, उस समय डडवाल साहब के ब्रदर जो थे, सीपी डडवाल साहब थे, इनके ब्रदर कोर कमांडर थे उस एरिया में। हम्म, तो मैं फिर इनके पास गया, मैंने कहा सर अपने भाई से बात करिए और एक कंटिजेंट भेजिए इमीडिएटली। तो ये इमीडिएटली उन्होंने अपने ब्रदर से बात की और उन्होंने कहा कि भेज रहे हैं। अब वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है, हमें कस्टडी मिल गई, इनके फ़ोन आ रहे हैं कि सर कस्टडी मिल गई है, 5 बज गए। तो फिर धर्मेंद्र ने मैसेज किया, सर अब हम बाहर निकलेंगे, अब टेररिस्ट से होना है तो होना है। बट फॉर्चुनेटली राइट एट दैट टाइम धर्मेंद्र ने मुझे बताया कि कंटिजेंट आर्मी का मार्च करते हुए कोर्ट में आ गया, धर्मेंद्र कौन है। एंड देन जब इनको लेके चले, फिर मैंने सीपी साहब से कहा, मैंने कि सर आप इनको गुवाहाटी तक छुड़वाइए। तो फिर वो गुवाहाटी तक छुड़वाया गया उनको। बट एक जो हमारी टीम थी, डेडिकेटेड टीम थी, बट थ्रेट ऑफ लाइफ रहता था उस टीम को। लेकिन हमारी टीम का जो मॉरल था वो बधाई था, एंड उनको पता था कि पूरी सपोर्ट मिलेगी, और इस वजह से हमारे जो टारगेट्स होते थे वो भी हाई प्रोफाइल टारगेट्स थे। अगर क्रिमिनल है तो हम छांटते थे कि इंडिया का टॉप क्रिमिनल कौन है, उसको पकड़ना है। तो उससे एक तो टीम को भी लगता था हमने इतने बड़े बड़े उसको पकड़ा, और फिर उनका नाम भी होता था उससे। लंबा करियर, कई कठिन फैसले लिए, कोई एक फैसला? ये सारे कठिन फैसले होते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल दिल्ली पुलिस का रिक्रूटमेंट कांस्टेबल का, वो मैंने स्ट्रीमलाइन किया, और टेस्ट जो होता है जैसे सिविल सर्विसेज का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वही मार्किंग। तो जब पहली बार मैंने एग्ज़ाम कराया तो काफ़ी लोग मेरे से नाराज़ हो गए। उस समय मैं एसीपी था, हम्म, कह रहे ये जो है 21st सेंचुरी में ले जाएगा दिल्ली पुलिस को। बट एनी वो टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। फिर हमने इंटरव्यू चेंज किया। इंटरव्यू में हमने 10 बोर्ड बनवाए मैंने, और ये था कि पीएचक्यू से लिस्ट जाएगी, नोबडी विल नो कि किस बोर्ड में क्या है। 10 बोर्ड की लिस्ट जाएगी सवेरे, और वो रैंडमली पकड़ा देंगे। तो ना तो कैंडिडेट को पता है किस बोर्ड में वो आएगा, ना बोर्ड वाले को पता है। तो उसको बिल्कुल फेयर सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू कराया गया। इस तरह के डिसीजंस और भी बहुत सारे हैं। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपनी ईडी पर और ख़ास तौर से बाटला हाउस इनकाउंटर पर बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। आप हमारे शो में आए, बहुत अच्छा। आप एक मैसेज भी आपसे दिलवाऊँगा। आप एक मैसेज ख़ास तौर से एक फ़ेस किया, और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने काफ़ी लंबे वक़्त तक फ़ेस किया। लंबे वक़्त तक राजनीति हुई बाटला हाउस इनकाउंटर में।
कई नेताओं ने बयान दिया, यहाँ तक कि जो भी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी आड़े हाथों लिया था उन तमाम नेताओं को जिन्होंने इस पर राजनीति की थी। जो टेररिस्ट रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, आतंकियों के जो मददगार होते हैं या आतंकवाद से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं, उन पे जो लोग सवाल उठाते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही मैसेज दूंगा कि कंट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, नेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड टेररिस्ट के एक्शन में कौन मर जाए ये भी कोई नहीं कह सकता। हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपनी सोसाइटी को बचाना है, और इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अपने छोटे फ़ायदों के लिए देश का नुकसान ना करें। अभी रिसेंट पास्ट में होम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि वो नेशनल पॉलिसी लाएंगे टेररिज्म के ऊपर। बहुत अच्छा स्टेप होगा और उससे सर्टेनली पुलिस फोर्सेस को, नेशन को फ़ायदा होगा। तो आपको ये शो कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।